नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। बात करेंगे पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में एक नए मुद्दे की। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर एक बार फिर संघर्ष देखा गया। नीतीश सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं माध्यमिक शिक्षक परीक्षा STET आयोजित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय से शुरू हुए इस प्रदर्शन पर पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा? छात्रों ने धमकी दी है कि नीतीश कुमार को इसका नतीजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, जबकि नीतीश का सबसे अधिक जोर इस वक्त शिक्षकों को खुश करने पर ही है। पटना में आज क्या हुआ है, क्या कांड हुआ है, क्या है पूरा मामला, अगर आपको समझना है, जानना है तो ये हमारी रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना की सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर छात्र एक बार फिर सड़कों पर थे। आक्रोशित छात्रों की पुलिस से जोरदार भिड़ंत हुई। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जब डेलीगेट से जब चले जाएं तो ये परंपरा स्पष्ट रहती है कि जो भी और लोग आए प्रदर्शनकारी उनको साइड में हो जाना है। कम से कम आवागमन जो है वो आवागमन बाधित ना हो पाए। अन्य लोग जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको प्रभावित नहीं किया जाए, लेकिन इनके द्वारा लगातार रोका जा रहा है। इसी को हटाने के लिए कहा जा रहा था। JP गोलंबर पर कहीं न कहीं यही हो रही थी कि बस को निकालने के प्रयास की जा रही थी, हटाने को कहा जा रहा था। जब आपके डेलीगेट जा चुके हैं तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लास्ट में क्या बल प्रयोग किया गया? तो उसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मी से किसी उलझ गए हैं। इसी क्रम में कुछ उनके साथ में आपस में हुई है, उसकी हम लोग जांच कर लेते हैं। क्या कारण हुई है नहीं हुई हम जांच कर लेते हैं। छात्रों की मांग है कि TRE 4 से पहले सरकार STET की परीक्षा कराए। बिहार में पिछले करीब 1.5 साल से STET की परीक्षा आयोजित नहीं हुई। STET का आयोजन TRE 4 की वैकेंसी से पहले होना चाहिए। ये जो अभ्यर्थी है हजारों की संख्या में, वो जो है TRE 4 का अगर पहले वैकेंसी नहीं कर, TRE 4 से पहले STET का आयोजन अगर नहीं करवाया जाता है तो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी छट जाएंगे। 22-24 सेशन के BEd किए हुए अभ्यर्थी हैं और आपने बोला था कि साल में 2 बार STET करवाया जाएगा। आपने खुद नहीं करवाया है, तो अब बताइए ये अभ्यर्थी का क्या दोष है? आप बोल रहे TRE 5 के बाद ऐसा TRE 5 में करेंगे। आप ये डोमिसाइल नीति का इन अभ्यर्थियों को क्या फायदा मिलेगा? आपने डोमिसाइल लागू किया, धन्यवाद, लेकिन आप STET भी लागू करिए। विनम्र निवेदन है, हम अपनी सरकार से निवेदन करते हैं कि सर आप हमारी बातों को सुनिए, हमारे बिहार के युवाओं को बातों को सुनिए। जिस तरीके से हम लोगों ने धन्यवाद दिया है डोमिसाइल नीति पर, उसी तरीके से अगर आप STET का आयोजन करवाते हैं तो फिर से धन्यवाद हम लोग देंगे। अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि नीतीश सरकार TRE 4 से पहले STET ले ले, क्योंकि ये कहा गया था कि हर साल STET की परीक्षा 2 बार ली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। STET नहीं होने के कारण 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों पर असर पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि चुनाव अगर 2025 में होगा तो STET 2026 में क्यों? 2025 में ही परीक्षा होनी चाहिए। बहुत बल का हमें भी मारा गया है। हमारे स्टूडेंट 4-5 जो है वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। सर से ब्लड गिर रहा था, आप लोगों ने कवर भी किया होगा। मतलब इतनी तानाशाही प्रशासन हो चुकी है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और उनको लाठी से स्वागत किया जा रहा है।
साल में 2023 में बोला गया था कि साल में 2 बार स्टेट होगा, लेकिन अभी तक 2025 में एक भी बार स्टेट नहीं हुआ, जिससे कि 2022 से 24 और 23 से 25 जो छात्र बीएड किए हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ सरकार बोलती है हमें योग्य शिक्षक चाहिए, आप उसी लोग को मौका बार बार दे रहे हैं जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बैठ रहा है। आप स्टेट नहीं करवाइएगा तभी ना योग्य शिक्षक करवाइएगा, तभी ना योग्य शिक्षक आएंगे। अब नहीं करवाइएगा तो वही पुराने लोग ही बार बार एग्जाम देंगे, पुराने लोग में से 39-40 नंबर पे सिलेक्शन होगा। बताइए, हमारी मांग है स्टेट का नोटिफिकेशन जारी करे। हमारी छात्र साथियों के साथ मार के कपार फाड़ दिया गया है, खून से लाल गमछी है वहाँ पे। पुलिस के द्वारा लाठी मारा गया और दौड़ा के पीटा गया, और हमको नहीं, सब किसी का कपार भी फूटा है, बहुत कपार भी फूटा है, लेकिन हम लोग फिर भी भागने का काम नहीं करेंगे। हम लोग फिर भी डटे रहेंगे जब तक सरकार एसटीटी नहीं देता है, तब तक हम लोग हटने वाले नहीं है। यहाँ से मारते फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हाथ पूरा फोड़ दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हम लोग हटने का काम फिर भी नहीं करेंगे, हम लोग डटे रहेंगे। फिर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पटना के जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। छात्र आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने जाने नहीं दिया। भारी संख्या में सड़क पर उतरे छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलनकारी छात्रों ने पटना विश्वविद्यालय से प्रदर्शन शुरू किया था। कारगिल चौक होते हुए आगे बढ़े। इस दौरान जेपी गोलंबर के पास रोका गया। बता दें कि चुनावी साल में शिक्षक अभ्यर्थियों को डोमिसाइल की सौगात देने वाली नीतीश सरकार अब साल में 2 बार एसटीईटी करवाने के अपने पुराने वादे पर फंस गई है। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतरे छात्रों ने कहा कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। सरकार को एसटीईटी लेना ही होगा, वरना सरकार को चुनावों में सबक सिखाया जाएगा। आंदोलनकारियों की तख्तियों पर लिखा था, एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं। एसटीईटी के बिना भर्ती कैसे? एसटीईटी विज्ञप्ति जारी करो। शिक्षा विभाग में डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए तैयारी हो रही है। जल्द चौथे चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग में 40% डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है, जिससे बिहार के करीब 85 से 86% युवाओं के लिए शिक्षा विभाग में नौकरी आरक्षित हो गई है। हालांकि चुनावी साल में नीतीश कुमार की नजर शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा है। नीतीश ने ट्रांसफर के इंतजार में बैठे टीचरों को बड़ा तोहफा दिया है। टीचरों से 3 जिलों का विकल्प मांगा जाएगा। उन्हीं जिलों में टीचरों का ट्रांसफर किया जाएगा। बिहार में चुनाव है, योजनाओं की भरमार है। नीतीश कुमार हर दिन अपने जादुई पोटी से कोई न कोई योजना निकाल ही लेते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए। अब शिक्षकों को नौकरी मिलने की खुशी तो मिलेगी, लेकिन उनके पोस्टिंग का गम नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार में 2 चीज़ें बेहद ज़रूरी मानी जाती है। पहली, सरकारी नौकरी, और दूसरी कि पोस्टिंग कहाँ हुई है, घर से कितना दूर है। अब ऐसे में इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नीतीश कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि जो भी सरकारी शिक्षक बहाल होंगे वो अपने मन मुताबिक 3 जिले का ऑप्शन दे पाएंगे शिक्षा विभाग को, और उन्हीं तीनों जिलों में से किसी में उनकी पोस्टिंग होगी। यानी कि अब बिहार में सरकारी शिक्षकों को घर से ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत नहीं। दरअसल बिहार में कई शिक्षकों की तैनाती ऐसी जगहों पर हुई है जहां वो घर से काफी दूर हैं। ज्यादा दिक्कत महिला शिक्षकों के साथ है, क्योंकि उन्हें अपने पति और बच्चों को छोड़कर अलग रहना पड़ता है। अब बिहार में टीचर ट्रांसफर को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि शिक्षा विभाग द्वारा हाल में किए गए शिक्षकों के स्थानांतरण के बारे में विभिन्न स्रोतों से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इसकी समीक्षा के क्रम में मैंने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगर अंतर जिला स्थानांतरण संबंधी जिन शिक्षकों की भी समस्या है, उनसे 3 जिलों का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद उन्हीं जिलों में उनका पदस्थापन किया जाएगा। जिलों के अंदर पदस्थापन का कार्य जिला पदाधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा, ताकि यथासंभव इच्छित प्रखंडों या उनके नजदीक उनका पदस्थापन हो सके।
शिक्षकगण बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मेरा विनम्र आग्रह होगा कि वे इस बारे में चिंतित न होकर बिहार में बच्चों की शिक्षा के लिए लगन पूर्वक काम करें। नीतीश ने टीचरों से जो अपील की उसका भी मकसद साफ है। आम जनता में ये संदेश न जाए कि वोट के लिए राज्य सरकार शिक्षकों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लेकिन इस ऐलान का मकसद साफ है। टीचरों की तादाद बिहार में तकरीबन 6,60,000 है। इनमें 3,96,000 पुरुष हैं। महिला शिक्षकों की संख्या 2,64,000 है। चुनावी साल है, नीतीश सरकार इतनी योजनाएं लेकर आ रही हैं, कभी डोमिसाइल तो कभी आंगनवाड़ी बहनों का जो भत्ता है वो बढ़ा दे रही है। ऐसे में चुनाव पे कितना असर पड़ने वाला है। और जिस तरह से आपको बता दें कि शिक्षकों की संख्या भी बिहार में अच्छी खासी है। लगभग 6.5 लाख के करीब बिहार में सरकारी शिक्षक हैं, जिसमें से आधी आबादी का योगदान बिल्कुल बराबर है। अब ऐसे में वो आधी आबादी, वो महिलाएं जो हमेशा से नीतीश कुमार की खास रही हैं, अब ऐसे में वो सरकारी शिक्षिकाएं जो कल तक घर से दूर रहकर सरकारी नौकरी कर रही थी, अब वो घर के पास रहकर भी काम कर पाएंगी। और इसको मद्देनजर रखते हुए आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जाहिर है इन शिक्षकों के परिवारों के लोग भी इस ट्रांसफर पोस्टिंग योजना से लाभान्वित होंगे। नीतीश कुमार की नजर इन वोटों पर भी होगी। यही नहीं, उधर बुधवार की दोपहर 3 बजे से ही बिहार के शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल भी ऑनलाइन हो गया है। ये पोर्टल 10 सितंबर 2025 तक खुला रहेगा। इस पर भी शिक्षक ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे उन शिक्षकों को मौका मिलेगा जो पिछली बार छूट गए थे। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव आज एक बार फिर सरकार पर आक्रामक नजर आए। चुनाव आयोग पर वो नजर आए आक्रामक। चुनाव आयोग उनसे देखिए, दूसरा जो वोटर आईडी कार्ड है वो सरेंडर करने को कह रहा है। वो चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नीतीश सरकार को तो वो पहले ही नकली ठहराते हैं। सुनिए उनका आज का बयान। कई जगह से हमें शिकायतें मिल रही हैं। बहुत जगह एक ही एड्रेस पे 100 से भी ज्यादा वोटें हैं। कई जो मृत पाए गए हैं उनका भी नाम पाया जा रहा है, और जिनकी मृत्यु नहीं हुई है उनका नाम जो हटा दिया गया, मृत में पाया गया है। कई लोग जो पलायन भी नहीं किए हैं, दूसरे विधानसभा का भी वोटर नहीं बने हैं, उनका भी नाम काट दिया गया है। तो कई फर्जीवाड़ा हुआ है। जो ग्राउंड रियलिटी है कि बीएलओ गया ही नहीं है, खुद ही फॉर्म भरा है, खुद ही अंगूठा लगा रहा है, खुद ही साइन करके अपलोड कर रहा है। तो ये पूरी तरीके से ये फर्जीवाड़ा जो है हुई है। और आगे कोर्ट में जो है हम लोग जो है एविडेंस हम लोग रखेंगे। सब करे ना, कोई हम छोड़ के दारी में तिंग का, हमको डर किसी बात का थोड़ी है। जो डरे हुए वो लोग हैं। एपिक नंबर जारी करता है इलेक्शन कमीशन, जवाब तेजस्वी क्यों देगा? आप बताइए कि आपने मेरा 2 एपिक नंबर जो है कहाँ से आया है, और आपने जो मांगा हम दे भी देंगे कार्ड जो है। ये नकलची सरकार है, इनका अपना खुद का विजन नहीं है, सोच नहीं है। आने वाले समय में माई बहन मान योजना का भी कॉपी करेंगे। डोमिसाइल जो हमने कहा उसकी इन्होंने चोरी की, फ्री में बिजली देने की उसकी चोरी इन्होंने की, पेंशन की चोरी इन्होंने की, युवा आयोग की चोरी इन लोगों ने किया। इनका खुद का अपना है नहीं ना। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर करारा हमला बोला है। उन्होंने एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोट रहस्यमय तरीके से जोड़े गए हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि कर्नाटक में भी ये धांधली हुई है। ये कॉन्फ्रेंस उन्होंने तब की जब बिहार में एसआईआर को लेकर भी बवाल चल रहा है। उनके आरोपों का क्या जवाब बीजेपी से आया, ये सुनना भी दिलचस्प है। This is not our data. This is EC data.
बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। उन्होंने एसआईआर को लेकर भी सवाल उठाया था। 1 लाख फेक वोटर्स, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जाए। राहुल गांधी अब सबूत, शहादत और डेमो के साथ चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। राहुल वोट चोरी का आरोप तो महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही लगाते रहे हैं, लेकिन अब वो सो कॉल्ड सबूतों के साथ मैदान में उतरे हैं। उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट में 3 तरह की धांधलियां हुई हैं। या तो घर का पता होता ही नहीं, या फिर एड्रेस 0 है, हाउस नंबर 0 है, स्ट्रीट नंबर 0 है, या फिर घर के पते को वेरीफाइड ही नहीं किया जा सकता है। राहुल ने कहा कि ऐसे वोटरों की संख्या तकरीबन 40,000 है। फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए, टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOI GAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही। राहुल ने वोटर लिस्ट को लेकर भी शक जाहिर किया। इससे पहले बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर भी सवाल उठाया। सेम वोटर voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly, and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. This is the gentleman called Aditya Srivastava. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. He's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. इन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है। आयोग ने कहा कि गलती कहां हुई इसे साबित करें, नहीं तो एक्शन लिया जाएगा। कर्नाटक के एक चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर खत भेजा है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने हाजिर होने का समय दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और फाइनल वोटर लिस्ट कब कांग्रेस के साथ साझा की गई थी। आयोग ने कहा कि वे इसे साबित करें कि किस किस का नाम हटाया गया या किसका नाम अवैध तरीके से जोड़ा गया। आयोग की तरफ से राहुल गांधी को झूठे बयान पर कानूनी सजा की चेतावनी भी दी गई। जवाब में राहुल ने सबको परिणाम भुगतने की जवाबी चेतावनी दे डाली। The Election Commission has to give us that information. Give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built, no matter who you are. बहरहाल सरकार की ओर से राहुल के इन आरोपों का जवाब दिया बीजेपी सांसद
और प्रवक्ता संबित पात्रा ने। उनके मुताबिक राहुल की भाषा सड़क छाप है। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं? राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत घातक परिणाम होंगे। क्या घातक परिणाम होंगे? उन्होंने यह भी जस्टिफाई किया कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन का भी सरकार बना सकती है, तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है या एक, मैं तो खराब शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना कदाचित नहीं चाहूंगा, या सड़क चलते किसी ऐसे व्यक्ति की जो रोड रेज में बोलता है। दिस लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ इलेक्शन रेज। फिलहाल ये राहुल गांधी की नई लड़ाई है। इस लड़ाई में वो कितने कामयाब होते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी की ये मुहिम बिहार चुनाव के आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वोटर लिस्ट का रिव्यू आगे भी जारी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। राहुल के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल जहां जीतते हैं वहां आरोप नहीं है, बीजेपी कह रही है। चुनाव आयोग को धमका रहे हैं राहुल, बीजेपी कह रही है। अधिकारियों को धमका रहे हैं राहुल, ये बीजेपी कह रही है। अफसरों को बर्बाद करने की धमकी दी, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां राहुल के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। दूसरी बात है, राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन की यह चरम सीमा है, और मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं तकनीकी विषय पे तो आऊंगा, मगर आज पहली आपत्ति में दर्ज करता हूं कि चुनाव में हार जीत ये लगी रहेगी। सबसे बड़े समय के लिए यदि विपक्ष में किसी पार्टी ने समय बिताया है, तो मेरा मानना है जनसंघ भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी ने सबसे बड़े कालखंड के लिए विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली, मगर कभी भी कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। कई बार हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का काम हमारे किसी नेता ने किया हो। आज के शब्द क्या थे राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत घातक परिणाम होंगे। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में अनुवाद बनता है घातक परिणाम होंगे।
क्या घातक परिणाम होंगे, उन्होंने यह भी जस्टिफाई किया कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब हम ऑपोजिशन वाले अभी भी उनके मुंह में खुद ही कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता के मुख से यह नहीं निकल रहा है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। ही लैक्स कॉन्फिडेंस टू दैट एक्सटेंट। उस हद तक उनके मन के अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कभी भविष्य में सरकार बना सकती है। वो आज भी कह रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है। तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है या एक, मैं तो खराब शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना कदाचित नहीं चाहूंगा, या सड़क चलते किसी ऐसे व्यक्ति की जो रोड रेज में बोलता है। दिस लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ इलेक्शन रेज। आपने देखा कैसे बीजेपी की तरफ से राहुल के आरोपों का जवाब यहां पर सामने आया है।